विद्यार्थियों, आज मैं आपको आधुनिक भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ। पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत का विभाजन। भारत के विभाजन से पूर्व मैंने आपको गांधी युग की चर्चा की थी कि किस तरह से गांधी के नेतृत्व में प्रमुख रूप से असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन संपन्न हुए थे। भारत काफ़ी हद तक स्वतंत्रता के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन अफसोस कि हमें 1942 तक आज़ादी नहीं मिल सकी। लेकिन इसके बाद की जो गतिविधियां संपन्न हुई या इसके समानांतर जो गतिविधियां संपन्न हुई, उन्होंने भारत की आज़ादी के ताने बाने बुन दिए थे। इसलिए हम इन्हें इनसिग्निफिकेंट नहीं मान सकते और हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन थे। 1947 में देश आज़ाद हुआ और देश की आज़ादी जो थी वो दो टुकड़ों में बंटकर हमें मिली, एक हिंदुस्तान के रूप में, एक पाकिस्तान के रूप में। अब ये एक बहुत लंबी कहानी है। बहुत सारे विद्वानों के, इतिहासकारों के मत हैं कि किन किन वजहों से हमें इस तरह की बिखरी हुई आज़ादी मिली। क्या वो फैक्टर्स थे जिनकी वजह से देश का विभाजन हुआ? क्यों ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जिनके कारण अंग्रेज़ों को भी झुकना पड़ा और भारत को स्वतंत्रता देने के लिए मजबूर होना पड़ा? तो आज मैं उन्हीं परिस्थितियों का जिक्र करते हुए भाग एक में आपको बताने जा रही हूँ कि भारत विभाजन की क्या क्या परिस्थितियाँ थीं। सबसे पहले जो पिछले मैंने अपने लेक्चर्स में आपके साथ चर्चा की थी, भारत छोड़ो आंदोलन जो सन 1942 में हुआ था, 1942 में गांधी जी का, इसने एक रूपरेखा भारतीय आज़ादी की बना दी थी और इस रूपरेखा के साथ देश तैयार था कि आगे आने वाली परिस्थितियों का सामना कर सके। इसी बीच 1942 में जब ये भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस समय अंग्रेज़ों ने स्टेफोर्ड क्रिप्स नाम के व्यक्ति के साथ एक मिशन भेजा, कुछ वार्ताओं को लेकर, कुछ उद्देश्यों को लेकर, जो क्रिप्स मिशन के नाम से इतिहास में विख्यात हुआ। अब सवाल उठता है कि इस क्रिप्स मिशन के क्या उद्देश्य थे और क्या प्रस्ताव थे। तो मैं कुछ बिंदुओं में बात कर इसको आपको बता सकती हूँ। जैसे नंबर 1 ये था कि भारत के संवैधानिक विकास में हम प्रगति करें और इस संवैधानिक विकास के साथ साथ सांप्रदायिकता की समस्या का भी हल ढूंढते चलें। दूसरा, इसमें प्रस्ताव रखा गया था कि गवर्नर जनरल की जो नई कार्यकारिणी बने, उसमें सभी विचारधाराओं की, भारतीय विचारधाराएं जो उस समय चल रही थी, उनके लोग शामिल हों। इसके साथ साथ तीसरा इसमें जो बिंदु रखा गया था वो ये था, जो बड़ा महत्वपूर्ण है, जो अंग्रेज़ों की मंशा को भी जाहिर करता है कि सेना अध्यक्ष का जो पद होगा वो भारतीयों को नहीं दिया जाएगा, वो अंग्रेज़ों के पास ही रहेगा। फिर इसके अलावा अंग्रेज़ों की मंशा को बताने वाला एक और बिंदु था, चौथा, कि देशी रियासतों के जो नरेश होंगे, राजा होंगे, उनको प्रतिनिधि मनोनीत करने का अधिकार होगा, वो सरकार में अपने मनोनीत अधिकारी भेजेंगे। इस प्रकार नरेशों को खुश करने के लिए मनोनयन का उन्हें अधिकार प्रदान किया गया। ऐसे ही एक इसमें बिंदु रखा गया बहुत महत्वपूर्ण कि संघीय ढांचा हो, सरकार का संघीय ढांचा बने, लेकिन प्रत्येक राज्य को ये अधिकार दिया गया कि वो संघ में मिले या स्वतंत्र रहे। अब ये बड़ी विरोधाभास वाली परिस्थितियां थीं या शर्तें थीं जिन्हें भारतीयों के लिए मानना बड़ा मुश्किल था। इसका प्रमुख कारण ये था कि भारतीय चाहते थे कि रक्षा विभाग हिंदुस्तानियों के पास हो, लेकिन स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो वापस इंग्लैंड लौट गए और ये जो मिशन था वो असफल रहा। इसके बाद 1945 में वेवेल जो थे
वो अपनी एक योजना के साथ भारत में आए। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था विद्यार्थियों? इस समय इंग्लैंड में आम चुनाव नज़दीक थे और चर्चिल के स्थान पर इस बार ऐसा लग रहा था कि उदारवादी जो दल है, मजदूर दल है, उसकी विजय होने की संभावना थी। तो इन लोगों को ये लग रहा था कि वो लोगों की निगाह में कहीं ऐसे नहीं बन जाएं कि वो भारतीयों के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने एक नीति अपनाई कि भारतीयों को संतुष्ट भी रखा जाए और उन्हें अपने अधीन भी बनाए रखा जाए। मतलब भारतीयों को स्वतंत्रता तो नहीं दी जाए, लेकिन उनको संतुष्ट रखा जाए। तो अब वेविल की क्या योजना थी, क्या प्लान था, इसके बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो कुछ बिंदुओं में फिर मैं बांट सकती हूं इसे समझने की दृष्टि से। जैसे उन्होंने कहा कि भारत में स्वशासन की अंग्रेज लोग मंशा रखते हैं। दूसरा बिंदु उन्होंने क्या रखा कि वायसरॉय कार्यकारिणी में वायसरॉय, प्रधान सेनापति, इन दोनों के अलावा सभी सदस्य भारतीय हों। तीसरा बिंदु इसमें क्या रखा गया कि सवर्ण हिंदुओं और मुसलमानों की संख्या इसमें बराबर हो। अब फिर यहाँ फूट डालो राज करो की नीति की यहाँ पर हमें परिलक्षित होती है। फिर इसमें चौथा बिंदु रखा गया था कि भारत में नए संविधान निर्माण पद्धति का भी अब निर्णय ले लेना चाहिए कि किस तरह का भारत में संविधान बनेगा। इस समय तक विद्यार्थियों सभी नेता जो प्रमुख थे वो जेल में थे। शिमला में ये समझौता होना था, इसके कारण वेविल ने या ब्रिटिश सरकार ने सभी बड़े प्रमुख नेताओं को रिहा किया और इस सम्मेलन का आयोजन हुआ। अब आता है कि इस सम्मेलन की क्या समीक्षा हो सकती है। इस वेविल योजना को मुस्लिम लीग द्वारा नहीं माना गया। उनका क्या तर्क था मुस्लिम लीग का कि सभी मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग द्वारा ही मनोनीत होने चाहिए। जिन्हें मुस्लिम लीग कहती है उन्हें ही मनोनीत किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि जैसे कांग्रेस ने मौलाना आज़ाद का नाम लिया तो उन्होंने कहा कि हमें मान्य नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो एक हिंदुओं की संस्था है। अब स्वयं मौलाना आज़ाद अपनी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में लिखते हैं कि ये कांग्रेस को बिल्कुल भी सहन नहीं हो सकता था कि उसको एक हिंदूवादी संस्था के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए, उसकी इमेज को या उसकी छवि को धूमिल किया जाए। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग की कहना चाहिए कि हठ धर्मिता के कारण ये योजना सफल नहीं हो सकी। कांग्रेस को भी आहत हुई, कांग्रेस भी आहत हुई। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यक्ति था वो वेविल स्वयं था, क्योंकि वेविल ने वीटो का अधिकार अपने पास रख रखा था। और जब हिंदू और मुस्लिमों के संबंध में प्रश्न आया तो उसने ये कहा कि वीटो करके उसने इस बात को तय कर दिया कि मुस्लिम लीग जो चाहेगी वो होगा और मुस्लिम लीग को बराबर का हम सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से उसने कांग्रेस को डिस्करेज किया और मुस्लिम लीग को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने फिर से सांप्रदायिकता को पाला पोसा। इसके बाद आता है एक और महत्वपूर्ण बिंदु इस संबंध में, आज़ाद हिंद फौज का गठन। विद्यार्थियों, हमने देखा था कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी गई थी। 1940 में उन्होंने जब सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया तो उन्हें फिर कैद करने के लिए आदेश निकाल दिए गए, लेकिन वो गुपचुप तौर से भारत की सीमा को पार करते हुए आगे बढ़ते चले गए और भारत से बाहर जाकर अपनी जो गतिविधियां थी उनको अंजाम देने लगे। पहले वो जर्मनी गए, फिर उन्होंने अपना ठिकाना जापान में बनाया। उन्होंने INA का गठन किया और INA के गठन के साथ साथ उन्होंने सशस्त्र युद्ध भी किए। लेकिन हम देखते हैं कि 1945 में जापान हार जाता है और इसके साथ साथ ही सुभाष चंद्र बोस
और आज़ाद हिंद फौज के जो मंसूबे थे उन पर भी पानी फिर गया एक तरह से। इसी बीच में हम देखते हैं कि आज़ाद हिंद फौज के अफसरों पर मुकदमा चलाया गया, लेकिन इस समय गवर्नर जनरल ने कुछ दूरदर्शिता से काम लिया और उसने इस मुकदमे में अपने अधिकारों का, विशेषाधिकारों का पालन करते हुए जो आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख नेता थे जैसे शाहनवाज, ढिल्लों, सहगल, इनको छोड़ दिया। इससे क्या हुआ कि आज़ाद हिंद फौज जो थी उसकी भारतीयों में, हिंदुस्तानियों के बीच में प्रशंसा और स्नेह का रिश्ता बन सका। और दूसरी तरफ हम लोग देख सकते हैं कि इसका एक फ़ायदा ये भी हुआ कि आगे चलकर इस तरह की गतिविधियों को भी आगे बढ़ने का मौका मिला। अब इसी में आपको एक महत्वपूर्ण बिंदु की मैं एक और जानकारी देना चाहती हूँ कि इसी काल के दौरान शाही नौसेना का सशस्त्र विद्रोह हुआ जनवरी 1946 में, 1946 में। इसका मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बताती हूँ कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस समय समुद्र तट की रक्षार्थ एक भारतीय नौसेना का गठन हुआ था। लेकिन अंग्रेज जो लोग थे वो भारतीय नौसेना के साथ भेदभाव का और अपमानजनक व्यवहार किया करते थे। तो इसी क्रम में मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि शाही नौसेना के द्वारा जब ये परिस्थितियाँ चल रही थीं तो सबसे पहले बम्बई में विद्रोह हुआ। अब मैं आपको ये एग्जाम्पल दो देना चाहूँगी यहाँ पर कि वो भेदभाव और वो जो अपमानजनक परिस्थितियाँ थीं वो किस तरह की हुआ करती थी। जैसे बम्बई में जब सैनिकों ने कहा कि हमें ट्रेनिंग के दौरान जो तलवारें मिलती हैं वो ठीक नहीं हैं, बहुत पुरानी हैं, तो उनसे कहा गया कि भिखमंगों को चुनने की छूट नहीं दी जा सकती। तुम भिखमंगे हो और तुम्हें चुनने का अधिकार नहीं है कि किस तरह का तुम्हें शस्त्र दिया जाए। इसी तरह से जब सैनिकों ने इस बात की शिकायत की कि चावलों में कंकड़ मिले रहते हैं और खाना नहीं खाया जाता, तो उनसे कहा गया कि आप अगर इतना ही तुम्हें खाना बुरा लगता है तो चावल और कंकड़ बीनकर अलग अलग कर लो और खा लो उस खाने को। इसी तरह की खाने की शिकायतों को लेकर ये बम्बई में और लोगों में भी, रेजिमेंट्स में ये विद्रोह फैला और हम देखते हैं कि 19 फरवरी 1946 को ये विद्रोह शुरू हो गया। इसी विद्रोह की सहानुभूति में 23 फरवरी को जबलपुर में भी विद्रोह हुआ और इसी तरह कलकत्ता में भी दंगे हुए। शाही नौसेना द्वारा सशस्त्र विद्रोह हुआ और काफ़ी लोग मारे गए। इसका बड़ी कहना चाहिए कि अराजकता के साथ और बड़ी हिंसा के साथ, पाशविक तरीकों के साथ इन विद्रोहों का दमन किया गया। समीक्षा करना चाहूँ तो मैं ये देखती हूँ कि ये विद्रोह असफल रहे, लेकिन इन्होंने एक राष्ट्रीय एकता को उभारा। जैसे रशीद अली का मामला मैं आपके सामने रखती हूँ। उस समय कम्युनिस्ट, कांग्रेसी और अन्य जो दल के लोग थे, समाजवादी, उन्होंने मिलकर रशीद अली का पक्ष लिया और उसके साथ उन्होंने खड़े होकर राष्ट्रीय एकता का अपना प्रदर्शन किया। ये सच है कि इसमें बहुत ज़्यादा जनता नहीं जुड़ी हुई थी, लेकिन इसमें संगठनात्मक, ऑर्गेनाइजेशनल एकता का हमें परिचय देखने को मिला। तो ये जो विद्रोह हुए शाही नौसेना के जनवरी 1946 में, ये भी बड़े महत्वपूर्ण थे। अब इन सारी परिस्थितियों पर जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा रेफरेंस मुझे मजदूर और किसान आंदोलनों के बारे में भी देना पड़ेगा, जो मूवमेंट्स हुए। हम देखते हैं कि इस दौरान निरंतर देश भर में मजदूर और किसान आंदोलन चलते रहे। यहाँ एक चीज़ मैं साफ करना चाहती हूँ कि जो किसान आंदोलन थे अपने यहाँ, वो विद्यार्थियों केवल अंग्रेज़ों के खिलाफ ही नहीं थे,
बल्कि धनाढ्य किसान और जमींदारों के खिलाफ भी थे, क्योंकि वो भी उनका तरह तरह से शोषण किया करते थे, उनसे लाग बाग लिया करते थे, बेगार लिया करते थे, उन पर टैक्सेस लगा देते थे। तो इस तरह से करके हम देखते हैं कि उनका भी जो रुख था वो उनके खिलाफ था, लेकिन फिर भी वो लोग अंग्रेज़ों के दमन के खिलाफ भी खड़े होते थे और उनकी नीतियों का विरोध किया करते थे। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि मजदूर, किसान, अपनी सेना, अपने यहाँ आने वाले प्रमुख जो कैबिनेट में जो अपना क्रिप्स मिशन है, जो आंदोलन हुए इस समय में, वो सब एक भूमिका बना रहे थे कि भारत को आज़ादी मिले। लेकिन इसके साथ साथ ब्रिटिश मंशा और मुस्लिम लीग की जो मंशा थी वो भी साफ साफ नज़र आ रही थी कि वो भारत की आज़ादी को अखंड आज़ादी के रूप में तो नहीं लेने देंगे। तो यहाँ हम इस बात को यहीं पर समाप्त करते हैं, विश्राम देते हैं। आगे के सेकंड भाग में मैं आपको बताऊंगी कि अन्य कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ हुई, उत्तरदायी परिस्थितियाँ हुई, जिनके कारण भारत विभाजन की ओर भारत देश आगे बढ़ा और भारत का विभाजन हुआ।